हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे अर्थशास्त्र बीए फोर्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू इस वीडियो में हम हल करेंगे। टॉपिक रहेगा सार्वजनिक वित्त एवं राजस्व। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने कमेंट किया था, उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। उनसे एक छोटा सा मेरा टारगेट रहेगा, उन्हें मैं एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ 500 व्यूज़ का। किसी लाइक का टारगेट नहीं है, कोई सब्सक्राइबर का टारगेट नहीं है, सिर्फ 500 व्यू का टारगेट है। जिसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपके कॉलेज ग्रुप में आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर देना है। ठीक है, जो आपके साथ पढ़ते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। और कोई भाई हमारे इस चैनल पे नया है तो भाई आपको जिस टॉपिक पे जिस सब्जेक्ट का वीडियो एमसीक्यू वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट कर लाऊंगा, ये भी मेरा आपसे वादा है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को फुल एंजॉय के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सार्वजनिक वित्त में शामिल है। तो देखिए, ये कह रहा है कि सार्वजनिक वित्त में शामिल क्या क्या होता है, तो उसको हम जानेंगे। तो सार्वजनिक वित्त में क्या क्या शामिल होता है, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय, यानी कि ये सभी जो है सार्वजनिक वित्त में शामिल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है। तो देखिए, कर का जो मुख्य उद्देश्य होता है सार्वजनिक राजस्व को बढ़ाना, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि सरकार की आय को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शहर में प्रवेश करते समय माल पर लगाए जाने वाला शुल्क कहलाता है। यानी कि एक शहर में अगर कोई वस्तु प्रवेश कर रही है तो उस वस्तु पे जो टैक्स लगाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे चुंगी कर। ठीक है, तो एक शहर में प्रवेश करते समय माल पर लगाए जाने वाले शुल्क को चुंगी कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष करों का भार किसके द्वारा वहन किया जाता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो कि जिस बंदे पर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के नाम से पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति पर लगाया जा रहा है, किसी बंदे को निशाना साध के लगाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिस पर यह कर लगाया जाता है, इस कर का भार वही बंदा वही व्यक्ति उठाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के आय तथा व्यय के विश्लेषण का अध्ययन है। तो देखिए, राज्य के आय तथा व्यय के विश्लेषण का अध्ययन होता है राजस्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व के आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो देखिए, राजस्व के आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित हैं। पहला है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आर्थिक वियोजन की सफलता, पूंजी निर्माण में वृद्धि, यानी कि ये सभी जो है राजस्व के आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक वित्त राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है। ये कथन किसका है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। लोक वित्त राजनीति शास्त्र एवं अर्थशास्त्र की सीमा रेखा पर स्थित है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है डाल्टन महोदय का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। तो देखिए, अपवर्जन का सिद्धांत निजी वस्तुओं पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर प्रतिद्वंदी उपभोग की वस्तुएं हैं। तो देखिए, गैर प्रतिद्वंदी उपभोग की वस्तुएं होती हैं यानी कि सार्वजनिक पार्क, जो कि सभी के लिए होता है, किसी एक बंदे के लिए नहीं होता। टीवी क्या होता है, टीवी आप अपने घर में रख सकते हैं तो उसका आनंद सिर्फ आप ले सकते हैं। कंप्यूटर क्या होता है, जिसे आप अपने घर में रख सकते हैं, जिसका आनंद आप ले सकते हैं, बाहर वाला नहीं ले सकता। सूट क्या होता है, जिसे आप पहन सकते हैं, जिसका आनंद आप ले सकते हैं, कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं ले सकता। लेकिन सार्वजनिक पार्क का जो आनंद है वो सभी व्यक्ति समान रूप से ले सकते हैं। तो गैर प्रतिद्वंदी उपभोग की वस्तु होगी सार्वजनिक पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है डाल्टन महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कुल व्यय कुल आय से अधिक होता है तो कहा जाता है घाटे का बजट। ठीक है, जैसे कि जब आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो क्या हुआ, आप घाटे में जा रहे हैं ना, तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति का उपकरण है। तो देखिए, राजकोषीय नीति का उपकरण होता है सार्वजनिक व्यय, बैंक दर, नकद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ये सब क्या है, ये सब मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में प्रमुख अंतर है। तो देखिए, सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में प्रमुख अंतर होता है आय एवं व्यय में समायोजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में व्यक्तिगत आयकर लोगों पर किसके द्वारा लगाया जाता है। तो भारत में व्यक्तिगत आयकर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आयकर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आयकर जो है कर देय योग्यता का सिद्धांत पर आधारित होता है। इसको समझ लेते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का आय स्तर जो है निम्न है तो उससे आयकर जो है कम लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है जिसका आय स्तर ऊंचा है तो उससे जो आयकर है अधिक मात्रा में लिया जाएगा, यानी कि उस बंदे की योग्यता के हिसाब से उससे टैक्स लिया जाएगा, उससे कर लिया जाएगा, यानी कि कर देय योग्यता का सिद्धांत जो है यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है आयकर, यानी कि इनकम टैक्स, जिसे डायरेक्ट टैक्स आपने सरकार ने आपसे कहा भाई आपको इतना टैक्स भरना है, इनकम टैक्स है आपका, आप इतना कमा रहे हैं तो आप इतने कमाने से हमें इतना % दे दीजिए, तो वो आपको देना पड़ेगा, वो आप ही को देना पड़ेगा, आप किसी दूसरे बंदे पे नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि विक्रय कर होता है, विक्रय कर यानी कि एक सेल टैक्स होता है जो कि सेलर पे लगाया जाता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे एक पर्स है, लेडीज पर्स है, जिससे उस पर MRP है 999 रुपये, 14 रुपये उस पर टैक्स लगा दिया गया है GST, तो उसका प्राइस हो जाता है कुछ 1013 रुपीज़। तो वो जो 1013 रुपीज़ है ना, वो सेलर आपसे लेगा। वो टैक्स लगाया है सेलर पे सरकार ने सेलर पे लगाया 14 रुपये, लेकिन सरकार ने उस सेलर ने जो है आप पे लगा दिया, आपसे पूरे पैसे ले लिए, तो उसका जो टैक्स है वो आपने भर दिया। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। आपने जो टैक्स भरा है ना वो इनडायरेक्ट भरा है, वो आपके लिए नहीं था लेकिन आपने भर दिया और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के व्यय की सबसे प्रमुख बड़ी मद है। तो देखिए, केंद्र सरकार के व्यय की सबसे प्रमुख बड़ी जो मद है वो है ऋण भुगतान करना। ठीक है, यानी कि सरकार का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है ना वो ऋण भुगतान करने पर होता है। लोग ऋण ले लेते हैं और फिर सरकार को उसको चुकाना पड़ता है नहीं भरने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं केसी नियोगी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण के शोधन से तात्पर्य है। तो देखिए, सार्वजनिक ऋण के शोधन से तात्पर्य है रीपेमेंट ऑफ लिएबिलिटी, यानी कि सरकार द्वारा ऋणों का भुगतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो बिक्री कर जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, जिसे बदलकर अभी GST कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय एवं व्यय के वार्षिक विवरण को कहा जाता है? तो आय एवं व्यय के वार्षिक विवरण को बजट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कर प्रणाली कैसी है? तो भारतीय कर प्रणाली जो है प्रगतिशील है, यानी कि आय की दरें बढ़ने के साथ साथ करों की दरें भी बढ़ने लगती हैं। जैसे कि आप जितना कमा रहे हैं उसके साथ साथ आपकी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। जैसे आप 1000 कमा रहे हैं तो आप 100 रुपये टैक्स दे रहे हैं, 2000 कमा रहे हैं तो आप 150 रुपये टैक्स दे रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं तो आप 1000 टैक्स दे रहे हैं। इस हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर अपवर्जन का सिद्धांत संबंधित है। तो गैर अपवर्जन का सिद्धांत संबंधित होता है सार्वजनिक वस्तुओं से। मतलब कि गैर अपवर्जन का मतलब होता है वह वस्तुएं जिसका प्रयोग करने से हम किसी को रोक नहीं सकते। जैसे कि पार्क है, पार्क में सभी व्यक्ति समान रूप से जा सकते हैं, सभी उसका आनंद उठा सकते हैं, तो उसी पे लागू होगा गैर अपवर्जन का सिद्धांत। अच्छा, अपवर्जन का सिद्धांत वह भी मैंने आपको बताया था कि निजी वस्तुओं का हम यूज करते हैं। निजी वस्तु यानी कि जिस वस्तु पर किसी व्यक्ति ने पैसे खर्च किए, उस वस्तु का जो आनंद है वही बंदा लेगा। जैसे कि मोबाइल फ़ोन पे आपने खर्चा किया, आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, तो उसका आनंद सिर्फ आप ही लेंगे, तो उससे आनंद सिर्फ आपको मिलेगा, तो वो हो जाएगा अपवर्जन का सिद्धांत। निजी वस्तु। सार्वजनिक वस्तु वो वस्तु जिसका उपयोग समान रूप से सभी कर सकते हैं, जैसे कि एक सार्वजनिक पार्क हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त वर्ष प्रारंभ होता है। तो देखिए, भारत में वित्त वर्ष प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से और रहता कब तक है? 31 मार्च तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करारोपण का समानता का सिद्धांत किसने दिया था? तो करारोपण का समानता का सिद्धांत जो है एडम स्मिथ ने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित बजट सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि जितनी आय उतना खर्चा, आय इज इक्वल टू व्यय। तो देखिए, संतुलित बजट सिद्धांत का जो समर्थन किया था वो क्या था? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, क्लासिकल स्कॉलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार हो तो करभार होगा। तो करभार किस पे पड़ेगा? तो करभार पड़ेगा क्रेता पर, यानी कि बाया पर जो खरीद रहा है। इसको समझते हैं जरा। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता को उसकी ज़रूरत होती है, उसकी आवश्यकता होती है ना। और आवश्यक वस्तुओं में मांग की लोच बेरोजगार होती है और इस स्थिति में कर का जो भार है वो क्रेता पर पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से आप मेडिसिन का एग्जाम्पल लें,
जैसे कोई मेडिसिन है जो 1,000 रुपये की आती थी, अभी 5,000 रुपये की हो गई है ना। अब बंदा जो है उस मेडिसिन को खरीदेगा चाहे कितनी भी महंगी हो जाए, क्योंकि वो मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, बाज़ार में कहीं नहीं मिल रही है, जान बचाना बहुत ज़रूरी है, तो बायर खरीदेगा ही खरीदेगा। सेलर ने तो खरीदा है, वो बेच रहा है, और लेकिन वो जो अपना प्रॉफिट है वो अपना निकाल के ही बिकेगा ना, नुकसान में तो नहीं बिकेगा। तो उसका जो भार है वो किस पे पड़ रहा है, क्रेता पर पड़ रहा है, बायर पर पड़ रहा है, खरीदने वाले पर पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर किन्स ने किस नीति का समर्थन किया है? तो प्रोफेसर किन्स ने राजकोषीय नीति का समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफर के अनुसार करों की दर 100% होने पर राजस्व होगा, तो राजस्व हो जाएगा 0। इसको इस तरह से समझते हैं। लेफर ने कहा अगर जो कर है वो 100% लेना गया, यानी कि जैसे कि कोई बंदा 10 रुपये कमा रहा है तो उससे 10 रुपये टैक्स के रूप में ले लिया गया, कोई 10,000 कमा रहा है तो उससे 10,000 रुपये टैक्स के रूप में ले लिया गया, यानी कि 100% उससे लिया जा रहा है, जितना कमा रहा है उतना उससे ले लिया जा रहा है। तो बंदा काम ही नहीं करेगा, जब उससे सारे पैसे ले लिए जाएंगे तो वो काम ही क्यों करेगा, वो घर बैठ जाएगा, तो घर बैठ जाएगा तो राजस्व क्या होगा, 0 होगा, फिर टैक्स ही नहीं भरा जाएगा ना, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सरकार श्रेष्ठ है जो कम कर लगाती है, ये अवधारणा किन से संबंधित है? तो ये अवधारणा संबंधित है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टम ड्यूटी टैक्स उस वस्तु पर लगाई जाती है जो डैश 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 पार करती हैं, यानी कि क्या पार करती हैं, जो नेशनल बाउंड्रीज पार करती हैं, राष्ट्रीय सीमाओं को पार करती हैं। कस्टम ड्यूटी टैक्स उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनका आयात निर्यात होता है दूसरे देशों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्व का सबसे बड़ा घटक है, तो देखिए भारत में राजस्व का सबसे बड़ा घटक होता है ब्याज भुगतान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत डाल्टन महोदय ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी वित्त एवं सार्वजनिक वित्त में अंतर का प्रमुख आधार है। तो देखिए निजी वित्त एवं सार्वजनिक वित्त में अंतर का प्रमुख आधार है गोपनीयता। निजी वित्त को आप गोपनीय रख सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक वित्त में आप कोई गोपनीयता नहीं रख सकते, तो ये इसका प्रमुख अंतर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गैर कर राजस्व है। तो देखिए गैर कर राजस्व सरकार को सहायता या फिर दान के रूप में दी गई राशि को हम गैर कर राजस्व कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन सार्वजनिक ऋणों का भार पड़ेगा। तो देखिए दीर्घकालीन सार्वजनिक ऋणों का जो भार पड़ेगा ना, वो भावी पीढ़ी पर पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर जनरेशन पर पड़ेगा। जैसे आपने सरकार से ऋण ले लिया 50 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो उसका जो जब तक आप जीवित रहेंगे जब तक भरेंगे, वरना तो जो आपकी आने वाली जनरेशन होगी उसको वो इसका ये वाला ऋण चुकाएगी, तो इसका जो भार पड़ेगा वो भावी पीढ़ी पर पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर जनरेशन पर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय में वृद्धि के साथ कर भुगतान राशि का प्रतिशत घटता है, ऐसे करों को क्या कहते हैं? तो ऐसे करों को प्रतिगामी कर कहते हैं, रेग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर जो व्यक्तियों पर लगाया जाता है आय, संपत्ति, व्यवसाय एवं विशेषताओं से स्वतंत्र होता है, ऐसे टैक्स कौन सा होता है? वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आयकर क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है। संपत्ति क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो इन सबसे स्वतंत्र होता है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी मंदी कब आई थी? तो विश्वव्यापी मंदी 1929 में आई थी, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था 1933 में। ठीक है, इसको बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर एक डैश भुगतान है, तो कर एक अनिवार्य भुगतान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून तोड़ने पर लगाई जाने वाली पेनल्टी है, तो कानून तोड़ने पर लगाई जाने वाली पेनल्टी को हम कहते हैं जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर किस प्रकार के कर का उदाहरण है? तो आयकर जो है डायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऋण जो सरकार किसी एक निश्चित तिथि पर भुगतान करने का वादा करती है उसको कहते हैं प्रतिदेय ऋण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कर जिनको शिफ्ट किया जा सकता है, तो ऐसे कर जिनको शिफ्ट किया जा सकता है वो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, FRBM अधिनियम कब पारित हुआ था? तो FRBM अधिनियम जो है 2003 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट प्रणाली को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो शून्य आधारित बजट प्रणाली को सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था, 1979 में अपनाया था। किसके द्वारा अपनाया गया था? तो पीटर फायर के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का मुख्य तत्व है। तो देखिए आर्थिक वृद्धि का मुख्य तत्व है पूंजी निर्माण, जनसंख्या,
प्रौद्योगिकी प्रगति, यानी कि ये सभी जो हैं आर्थिक वृद्धि का मुख्य तत्व हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 50 प्रश्न हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आएगा। स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट करें नेक्स्ट टॉपिक के लिए किस टॉपिक का, किस सब्जेक्ट का MCQ वीडियो आपको चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।